सभी वरिष्ठ और युवा मित्रों को मेरा सलाम। अशोक वाजपेयी सर ने मुझे भी कला के 3 क्षणों पे बोलने या लिखने के लिए बोला है। विशुद्ध रूप से कला के 3 क्षण जो हैं, थ्योरी है, सिद्धांत है, लेकिन मैं थ्योरी में नहीं जाऊंगा। इसके प्रैक्टिकल को मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैंने व्यवहार में यह किस तरह से मतलब 20वीं शताब्दी के साहित्य और राजनीति पे लागू होता है। थ्योरी की कम और प्रैक्टिकल की ज्यादा बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने पूर्ववर्ती दोनों वक्ताओं से कम बोलूं। तो मैं भी अनुपम की ही तरह पर्चा पढ़ देता हूं, क्योंकि इधर उधर भागने का इसमें हमको मौका नहीं मिलेगा। बात बंधी हुई जब निकलेगी तो आप लोगों को भी शायद अच्छी लगे। साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान और जीवन में क्षणों की बातें होती रहती हैं। उनके महत्व और भंगुरता पर भी खूब बातें हुई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि गजानन माधव मुक्तिबोध पहले ऐसे कवि चिंतक हैं जिन्होंने व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए कला के 3 क्षणों की खोज करते हुए उनकी अहमियत पर प्रकाश डाला। उनकी यह खोज बहुत ही अनौपचारिक और संवाद के माध्यम से पूर्ण होती है, या इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक कहानी की शक्ल में यह संवाद उनकी खोज की समस्या का समाधान करने में काफी कारगर सिद्ध होता है। मुक्तिबोध की किसी खोज को पूर्णाहुति तक पहुंचाने की उनकी यह अपनी शैली या अंदाज है। मुक्तिबोध अपनी खोज के सिलसिले में संवाद करते हैं। यह संवाद किसी और से नहीं बल्कि वह स्वयं से करते हैं, क्योंकि केशव के रूप और गुण का जो परिचय मिलता है उससे मुक्तिबोध का परिचय ही मेल खाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपनी बात को आसानी से समझाने के लिए लेखक केशव नाम का चरित्र करता है और कला के 3 क्षणों की खोज आरंभ करता है। कला के 3 क्षणों की खोज कोई आकस्मिक खोज नहीं है, बल्कि इसके पीछे 20वीं शताब्दी की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक सांस्कृतिक परिस्थितियां काम कर रही होती हैं। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका होता है। भारत की आजादी से लोगों का मोह भंग हो चुका होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन की ओर बढ़ चुकी होती है। गांधी की शव परीक्षा शुरू हो चुकी होती है। लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद अपने उफान पर होता है और नेहरू के आधुनिक भारत के स्वप्न पर सवाल लगने शुरू हो चुके होते हैं। और फिर अंबेडकर की अहमियत और प्रभाव भी अपना रंग लगाना शुरू कर चुका होता है। साहित्य में छायावाद, प्रगतिशील आंदोलन, प्रयोगवाद और नई कविता अपने अस्तित्व में आ चुके होते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की आर्थिक नीतियों से आम लोग सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर धर्म और नए नए विचारों के आगमन भी उनके जीवन में परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर चुका होता है। सारा कुछ गड़बड़ हो चुका होता है। लगभग अराजकता की स्थिति में लोग ऊब कर रहे होते हैं। ऐसे भयावह समय को व्यक्त करने के लिए गजानन माधव मुक्तिबोध को कला के ऐसे उपकरणों की तलाश थी जो सत्य का संधान कर सके और जड़ जमा चुके विचारों का उपचार कर सके। मुक्तिबोध इसी प्रक्रिया में कला के 3 क्षणों की खोज करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तीसरा क्षण है। इसी तीसरे क्षण में फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया शुरू होती है, और वह जब पूर्ण होती है तो कलाकार को यह महसूस होता है कि जो उसे कहना था वह पूर्ण रूप से नहीं कह सका, और ऐसा बहुत कुछ कहा गया जो शुरू में उसे मालूम ही नहीं था। कला के इस तीसरे क्षण का सबसे क्लासिक और श्रेष्ठ उदाहरण स्वयं मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में है।
जिसके बारे में कभी को भी अंदाजा नहीं था कि व्यवस्था की विद्रूपता और सरांध में स्वयं सहित वे सब भी शामिल हैं जिन्हें देवता और फरिश्ता समझा जाता है। मुक्तिबोध की यह थियरी एक वार्गी विचारधारा या दृष्टि का निषेध करते प्रतीत होती है, जिसमें पहले से तय होता है कि निष्कर्ष क्या देना है और रचना को कहां पर जाकर खत्म होना है। वैसे तो कला के 3 क्षण एक्सपेरिमेंट हैं, कला के तीनों क्षण एक्सपेरिमेंट हैं, लेकिन उसका तीसरा क्षण सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें शुरू में हमें बहुत कुछ पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे प्रयोग आगे की ओर बढ़ता जाता है, हमें अज्ञात, अनकही, अनचिन्ही बातों का पता चलता जाता है। सबसे जरूरी बात यह कि प्रयोग कहीं और कभी खत्म नहीं होता, भले ही रचना लंबी होते हुए भी अधूरी रह जाए। इस प्रयोग में, जैसा कि मुक्तिबोध कहते हैं, कि कलाकार का समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह भी परोक्ष और अचेतन तरीके से प्रवाहित होता रहता है। विश्व की महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ और महान रचनाओं पर मुक्तिबोध का यह तीसरा नियम अक्षरशः लागू होता है। कला क्षणों की बात करते हुए मुक्तिबोध का कहना कि कुछ भी वैयक्तिक तब नहीं रहता जब हमारे जीवन के उत्कट तीव्र अनुभव क्षण हमसे पृथक होकर दूसरे क्षण में फैंटेसी का रूप धारण करते हैं और तीसरे क्षण में शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कला के 3 क्षणों की प्रक्रिया से गुजरते ही हम वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक हो पाते हैं। मुक्तिबोध की वैयक्तिकता का निर्वैयक्तिकता में कन्वर्ट होना टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता की कुछ याद दिलाती है, जिसमें कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं वरन उससे पलायन है। मुक्तिबोध का यह आर्ट जैसे ही फैंटेसी में तब्दील होता है, वैसे ही उसके वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक या स्व से सार्वजनिक होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कला के 3 क्षणों की खोज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसी का वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक होना है, यानी यह जो कुछ भी है सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि सबका है। कबीर के शब्दों में कहूं तो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। मुक्तिबोध के कला के 3 क्षण या उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग तीसरा क्षण कोई शायास उपक्रम नहीं है, यह उनके आत्मसंघर्ष, आत्मद्वंद्व और आत्मालोचन की खोज है। इस खोज की खड़ाज पर यदि साहित्य, समाज, राजनीति की कोई प्रवृत्ति या बात चढ़ जाता है या उसका खंडन मंडन होता है तो यह भी अनायास है। इसमें मुक्तिबोध का कोई पूर्वाग्रह नहीं, उनका कोई लाभ हानि नहीं। कला का तीसरा क्षण छायावाद से लेकर नई कविता तक उस हरेक बात को प्रश्नांकित करता है जो अलौकिकता, रहस्यात्मकता और आत्मपरकता से भरा हुआ है या उसके सार्वभौमिक होने की जुगत दिलाता है। कला का यह तीसरा क्षण सामूहिकता और सार्वभौमिकता की प्रतिष्ठा करता है। इसने उस प्रवृत्ति का विरोध किया है जिसमें आत्मपरक कविताओं की व्याख्या कर उसे समय की कविता बताने की चेष्टा की गई। मुक्तिबोध कहते हैं कि आजकल की सौंदर्य परिभाषा केवल कविता और वह भी आत्मपरक कविता की विशेषताओं के आधार पर बनाई जा रही है। सौंदर्य संबंधी इन व्याख्याओं का प्रकट या अप्रत्यक्ष उद्देश्य आज की काव्य दृष्टि का डिफेंस है, किंतु ये व्याख्याएं कुछ इस प्रकार से स्टार्ट से और शान से बनाई जाती हैं मानो वे सार्वभौम सत्य की सार्वकालिक स्पंदनाएं हों। यह अवैज्ञानिक दृष्टि है। मेरा ख्याल है कि मुक्तिबोध स्पष्ट और आसान है। उनकी कला और साहित्य संबंधी धारणाओं और विचारों में कोई झोल नहीं है। उन्हें एक षड्यंत्र के तहत जटिल, कठिन, रहस्यमयी, तिरस्मी, अव्यक्त और अस्तित्ववादी बताकर रखा गया, जबकि वे सबसे आसान, सहज और उनके सबसे करीब हैं जिनकी सांसों को आराम नहीं है। कहने दो उन्हें
जो ये कहते हैं कि सफल जीवन बिताने में हुए असफल तुम, तरक्की के गोल गोल चक्करदार जीने पर लगातार चढ़ते जाने में। हैरत तो तब होती है जब रामविलास शर्मा जैसे आलोचक मुक्तिबोध के रूप को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें निरे अस्तित्ववादी, रहस्यवादी, व्यक्तिवादी और काफ्का के प्रदेश में विचरने वाला ठहराते हैं। रामविलास जी यहीं तक नहीं रुकते और वे मुक्तिबोध को सर्वहारा का विरोधी बताते हुए कहते हैं कि दरअसल मुक्तिबोध की असली पीड़ा यह है कि उनका कवि या व्यक्ति सर्वहारा वर्ग में कैसे फिट बैठेगा, जबकि मुक्तिबोध के समग्र और समस्त विचारों का सार यह है कि व्यक्ति को मुक्ति अकेले में नहीं मिलती, यदि वह हासिल होगी तो सामूहिक और सभी को हासिल होगी। ऐसे में उन पर अस्तित्ववादी, व्यक्तिवादी या रहस्यवादी होने का आरोप लगाना सर्वथा मिथ्या है। कला का तीसरा छंद यथार्थ की ठोस भूमि पर खड़ा है। यहां आदर्श, रोमान और राम राज्य की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां अतीत उतना ही ग्राह्य और स्वीकार्य है जितना कि वह बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। यहां भावुकता का निषेध है और बौद्धिकता का अंगीकार है। यह अकारण नहीं है कि तीसरा छंद निबंध में गांधी और गांधीवाद की स्पष्ट और कड़े शब्दों में आलोचना और भर्त्सना की गई है। गांधीवाद ने भावुक प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया है कि स्वप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न, विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर है। मुक्तिबोध भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों और गतिविधियों से बाखूबी अवगत थे। दलितों को मिलने वाले अधिकारों के सवाल पर गांधी और अंबेडकर के बीच अनवरत बहसें चलती होती रहती थी। मुक्तिबोध को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ था वो सारा कुछ पता था। अंबेडकर दलित समाज की पैदाइश होने के कारण उसकी वास्तविकता और हकीकत से आपाद मस्तक अवगत थे, जबकि गांधी दलित समाज को दूर से जानते थे। दलितों को मिलने वाले पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरल के सवाल पर गांधी की हठधर्मिता और आमरण अनशन ने अंबेडकर को उस समय पशुपेश में डाल दिया जब कस्तूरबा गांधी ने उनसे अपने सुहाग की भीख मांग डाली। इस तरह से दलितों के सशक्तिकरण के रास्ते को गांधी और अंबेडकर के बीच पुनः पैक्ट करवाकर रोक दिया जाता है। यह बताना जरूरी है कि अगर सेपरेट इलेक्टोरल की मांग यदि तत्कालीन समय में मान ली गई होती तो दलितों की समस्याएं कब का खत्म हो चुकी होती, लेकिन गांधी की हठधर्मिता और अदूरदर्शिता ने इतिहास के निर्माण को अवरुद्ध कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध के कला के 3 छंद सभ्यता समीक्षा करते प्रतीत होते हैं। ऐसे ही अवसरों पर उनकी ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की भी जांच हो जाती है। मुक्तिबोध के कला के 3 छंद दरअसल वह निकष हैं जिनके जरिए हम आधुनिक साहित्य का मूल्यांकन, निर्माण और पहचान कर सकते हैं। शुक्रिया।